गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशंस चैप्टर्स का कि सॉल्युबिलिटी पे असर कैसे पड़ता है अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, फिर पिछली बार की तरह हम लोग कुछ मेन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर, ये हमें डिस्कस करना है। अच्छा, नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि अगर हमारा जो सॉल्वेंट यानी गैस है वो हमारा इस समय हमारा सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या है? गैस है, और सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। अगर दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट पोलर पोलर हुए तब क्या होगा? सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये पोलर है और ये भी पोलर है, तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। लेकिन अगर एक पोलर हो गया, एक नॉन पोलर हो गया, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीजेस। मान लो ये नॉन पोलर हो गया और ये पोलर हो गया, तो भी क्या होगा? सेम चीज़ें होंगी। ठीक है, तो भी क्या होगा? सेम चीज़ें होंगी। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर टेम्परेचर एंड प्रेशर, पहले अगर हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट का देखेंगे कि उनका नेचर क्या है। अगर पोलर है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ाएगा, अगर दोनों नॉन पोलर है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ाएगा। लेकिन दोनों अलग अलग है, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, तो सॉल्युबिलिटी घटाएगा। इसी तरह इसमें भी। ठीक है, अगर हमें चाहते हैं कि सॉल्युबिलिटी बढ़े तो दोनों को क्या होना? पोलर होना पड़ेगा। ठीक है, या फिर नॉन पोलर होना पड़ेगा, दोनों को। तो देखिए, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमने पढ़ लिया था पिछली बार, जो समझाया था वही है, बस हमने आपको एक बार रिवाइज करा दिया। ठीक है, एक चीज़ और इसमें होता था, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये गोल्डन लाइन है। ठीक है, आगे इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। जरा मैं इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। The solubility of a gas decreases with increase of temperature. This is because its general gases dissolve in liquid with the evolution of heat, exothermic process. अब क्या होता है कि जब भी कोई गैस, ये चीज़ लिख लीजिएगा, लिख लिए, जब भी कोई गैस किसी लिक्विड में मिलता है तो उसका टेम्परेचर क्या, अगर हम बढ़ा देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटती है और टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? ज़रा देखिए, अगर हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें हमने लिक्विड रखा हुआ है, ये हमारे गैस की मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारा क्या है? ढक्कन है। अब हम नीचे से हीट दे रहे हैं उसको, अब हम नीचे से उसको हीट दे रहे हैं, वो गर्म हो रहा है, तो ये गैस मॉलिक्यूल क्या करेगा? वापस इसके पास ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी,
तो क्या करेगा, ये इवॉल्व करने लगे, ज़्यादा फैल जाएगा। गैसेस क्या होते हैं, गर्मी में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी वॉल्यूम हो जाती है, जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये और ऊपर उठने की कोशिश करेगा। ये लिक्विड के सरफेस पे नहीं आएगा, जब लिक्विड के सरफेस पे आएगा नहीं, उससे टकराएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी उसकी घट जाएगी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा सॉल्युबिलिटी घटा, सॉरी सॉल्युबिलिटी 1 टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा सॉल्युबिलिटी घटा, अगर टेम्परेचर घटा सॉल्युबिलिटी बढ़ा, ठीक है। ये इसका रीज़न है कि उसके मॉलिक्यूल्स के पास ऑलरेडी एनर्जी होती है, तो वो उसको और एनर्जी नहीं चाहिए रहती, तो वो क्या करेंगे, भाई किसी के पास पैसा है उसको और पैसा दो तो क्या करेगा, चला जाएगा, आपसे मतलब नहीं रखेगा, ठीक है। और एक चीज़, एक इसका रीज़न और है कि जब ये रिएक्शन होता है ना, गैस लिक्विड में डिसॉल्व होता है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्व होता है। अगर इसके पास हीट इवॉल्व हो रहा है और हम इसको और हीट दे रहे हैं, तो क्या ऐसा ये रिएक्शन होगा, क्या नहीं होगा। हीट क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ताकि सॉल्युबिलिटी बढ़े, ठीक है, सॉल्युबिलिटी बढ़े। जरा आगे देखिए, Therefore, in according with Le-Chatelier principle, the increase in temperature will decrease in solubility. It is for the reason that the most of gas will dissolve with making ionizing are rapidly expelled from solution by boiling. It may be noted that are certain gases, some as hydrogen and inert gases, whose solubility increases slightly with increase of temperature, स्पेशली इन द नॉन एक्वस सॉल्वेंट सच एज एल्कोहल। अब देखिए, अगर एल्कोहल में हम हाइड्रोजन मिलाते हैं, ठीक है, एल्कोहल में हाइड्रोजन मिलाइए या फिर क्या मिलाइए, इनर्ट गैसेस को किसी नॉन एक्वस सॉल्वेंट मिलाइए, जैसे एल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्या, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, जैसे प्रेशर के साथ हो रहा था पिछले वाले में, ठीक है, वहीं यहाँ पे टेम्परेचर के साथ हो रहा है कि अगर हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन कब, जब हाइड्रोजन को किसी नॉन एक्वस सोल्यूशन सॉल्वेंट में मिलाएंगे, जैसे क्या हो गया, अल्कोहल, एसीटोन, ये सब हो गया, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ठीक है। किसको मिला सकते हैं, हाइड्रोजन को मिला सकते हैं, हाइड्रोजन गैस को, और इनर्ट गैस को मिला सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर देखिए क्या होता है। अगर प्रेशर है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक गैस है, मान लीजिए हम यहाँ से प्रेशर लगा रहे हैं, हम यहाँ से प्रेशर लगा रहे हैं, ये हमारा लिक्विड है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं ना, तो जब ये इस पर टकराएंगे लिक्विड के सरफेस पे, तो क्या होगा, तभी वो होगा, हमारा मिक्सिंग होगा, हमारा सॉल्यूशन बनेगा। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो ये जगह क्या होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए ऐसे था, अब हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, लिक्विड तो जैसे था वैसे ही रह जाएगा, लिक्विड जैसे था वैसे ही रह जाएगा, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे ये x है और हमने प्रेशर लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, x/2 बन जाएगा स्पेस, ठीक है। अब देखिए गैसेस क्या हो गए, आस पास आ गए, गैस पास आ गए, तो क्या होगा, यहाँ पे इस वाले लिक्विड के सरफेस में टकराव ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, यानी प्रेशर बढ़ा रहे हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, प्रेशर घटा रहे हैं सॉल्युबिलिटी घट रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। The concentration of dissolved gas is proportional to the pressure on the gas above the solution. William Henry made a synthetic investigation of the solubility of a gas in a liquid. He gave a quantitative relation between the solubility of a gas in a solvent and pressure, which is also known as Henry's law. अब हेनरी ने भी एक लॉ दिया कि अगर हमारे पास एक मास है, उसका प्रेशर क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या किस पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पे, तो सॉल्युबिलिटी, हाँ, उस पर डिपेंड करेगी।
ये मास कितना मास सॉल्युबल होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रेशर के ऊपर। यानी अगर हमारा मान लीजिए 25 ATM पे 100 ग्राम सॉल्यूट क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, लेकिन 30 ATM पे क्या हो रहा है, 30 ATM पे क्या हो रहा है, 150 सॉल्यूट ग्राम ऑफ सॉल्यूट क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर बढ़ाते ही सॉल्युबिलिटी घटी, तो कितना मास सॉल्युबल होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे। तो मास कितना डिसॉल्व होगा किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट मिल जाता है, ठीक है, हेनरी का कांस्टेंट मिल जाता है, ठीक है, KH जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए जरा आगे मैं पढ़ रहा हूँ इसका डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, जरा लिख लीजिए, लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। द मास ऑफ अ गैस dissolved per unit volume of the solute at a given temperature is proportional to the pressure of gas in an equilibrium with the solution। एक बार रिपीट कर रहे हैं, सुनिए। द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस इन द इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। हमने फॉर्मूला लिख दिया है, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वेयर K इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है KH, ठीक है। अब देखिए KH क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो हमारे पता है कि हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है, हेनरी लॉ का एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे एक टेबल दिया है हमारे पास, अगर हीलियम गैस है और टेम्परेचर 293 है तो उसका KH की वैल्यू क्या होगी, 144.97 होगी, ठीक है। यानी अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होगी। अगर हम ले 293 केल्विन का, तो अगर H2, N2 और He लें तो 69 हो सकता है, 76 हो सकता है, ठीक है। H2 का कितना होगा, 69.16 होगा, N2 का कितना होगा, 78.48 होगा, ठीक है। ये इतना हो गया, ठीक है। इसको नोट करिए तो फिर आगे बताएं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ KH is different for different gases, is different for different gases, हर गैस के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। इसको नोट करिए। चलिए ये नोट हो गया। अब इरेज करेंगे। अब जॉन डाल्टन ने भी कुछ बोला, डाल्टन्स ने भी क्या कुछ बोला। चलिए भैया उन्होंने भी कुछ बोला, जो बोला तो सुनना तो पड़ेगा ही, क्योंकि केमिस्ट्री का सवाल है। केमिस्ट्री में आप कुछ भी बोल दीजिए और आपका उसका 10% भी सही हो जाए, ठीक है, आपने उसे 10% भी एक्सप्लेन कर दिया तो आपको वो चीज़ साल भर पढ़नी पड़ेगी, मतलब आने वाले बच्चे साल भर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह डाल्टन्स भी थे, उनकी कई थ्योरियाँ गलत हो रही थी, लेकिन हर थ्योरी में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि क्या थे, सही थे। जैसे यहाँ पे डाल्टन्स ने ही कुछ बोला सॉल्युबिलिटी के ऊपर, जैसे द प्रेशर ऑफ अ गैस ओवर सोल्यूशन in which the gas is dissolved is proportional to the mole fraction of the gas dissolved in the solution, ठीक है। शुरू से सुनिए। Dalton, a contemporary of Henry, also concluded independently that the solubility of a gas in a liquid depend upon the partial pressure of the gas. Now if we use mole fraction of the gas in the solution as a measure of its solubility, then mole fraction of the gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas in the solution। अब इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी चीज़ किसी लिक्विड में सॉल्युबल होती है, कोई भी गैस अगर किसी लिक्विड में सॉल्युबल होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी उस गैस के पार्शियल प्रेशर के ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे लूँ
एक हाइड्रोजन गैस है और मैं उसे क्या कर रहा हूँ, अल्कोहल में मिला रहा हूँ। अगर हाइड्रोजन गैस है मैं उसे अल्कोहल में मिला रहा हूँ। अल्कोहल क्या है, इज अ नॉन एक्वस सोल्यूशन, सॉल्वेंट। अब मैं उसको हाइड्रोजन गैस उसमें मिला रहा हूँ, तो क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी तो बढ़ेगी, इतना तो पता है, ठीक है। लेकिन सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, उसके प्रेशर पे। अगर हम प्रेशर घटा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो जो असर पड़ेगा वो हम कहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर उस गैस का हमें पार्शियल प्रेशर पता हो और गैस का कितना मोल फ्रैक्शन है वो पता हो। अगर मान लीजिए हमारे पास ये जो ब्लैक डॉट्स बना रहा हूं ना मैं, ये क्या है, ब्लैक वाले क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। और ये रेड वाले से क्या है, रेड वाला क्या है, N2 गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। यहाँ पे दो गैस है, यहाँ पे एक सॉल्वेंट है, यहाँ पे दो सैल्यूट है। अब देखिए क्या होगा ना, इसकी N2 की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, द सॉल्युबिलिटी solubility of each gas is depend upon the partial pressure of the gas। यानी अगर हमें N2 का निकालना है तो N2 का हमारे पास से X2 मोल है और ये हाइड्रोजन का क्या है, X1 मोल है, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन गैस का सॉल्युबिलिटी फैक्टर करें तो X1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या, H2, ठीक है। अब क्या ये X1 प्रोपोर्शनल टू KPH2, ठीक है, सॉरी इक्वल टू, ठीक। ये मोल फ्रैक्शन और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर हो गया, ठीक है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बता देगा। अगर N2 का निकालें तो X2 इज इक्वल टू क्या, KP ऑफ N2, ठीक है। दोनों का पार्शियल प्रेशर अलग होगा, दोनों का K की वैल्यू अलग होगी, दोनों का मोल अलग होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम PH2 प्लस PN2 करें तो कितना आएगा, टोटल प्रेशर आएगा, ठीक है, टोटल प्रेशर आएगा। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे जो K की वैल्यू है, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी KH इज इक्वल्स टू 1/K। ये वाला K जो होता है वो KH क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी अपॉन के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमें मिल गया दोनों कांस्टेंट के बीच में रिलेशन, ठीक है। अब अगर हम मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच का एक ग्राफ फाइंड करें, एक स्लोप फाइंड करें, तो क्या हुआ, देखिए कौन से गैस का स्लोप फाइंड किया गया था, HCl गैस का। अगर हम स्लोप फाइंड करेंगे तो देखिए कैसे हो रहा है, इसको नोट कर लिए हैं, इसको नोट हो गया कि नहीं, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट हो गया। चलिए आगे देखिए जरा, अगर हम HCl गैस का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं और सॉरी HCl गैस का हम अगर मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन,
ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो एक सीधी लाइन मिलेगी, ठीक है, एक सीधी लाइन मिलेगी, और ये सीधी लाइन हमें क्या बताएगी कि हेनरी लॉ क्या करता है, काम करता है, हेनरी लॉ सही है, ठीक है। और क्या, इसका स्लोप जो होगा, इसका थीटा जो होगा वो क्या बताएगा हमें, के एच की वैल्यू ऑफ के एच, ये किसके लिए था, HCl के लिए था, ठीक है, ये किसके लिए था, HCl के लिए था। किस टेम्परेचर पे, 293 केल्विन पे था, ठीक है, 293 केल्विन पे हमने देखा HCl गैस का, हमने देखा HCl गैस का, ठीक है, मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर का रेशियो देखा गया, तो एक स्ट्रेट लाइन मिली। हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिली। ये स्ट्रेट लाइन क्या करती है कि यहाँ कि हेनरी लॉ क्या है, सही है, और ये इसका स्लोप क्या देगा, KH की वैल्यू देगा। तो हर एक गैस के लिए ये स्लोप अलग अलग आएगा, तो हमें अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी। अब वो अलग अलग वैल्यूज़ देखिए क्या क्या हो सकती हैं। अगर हम H2 का लें 93 केल्विन पे तो क्या मिलेगा, 144.93 मिलेगा। अगर हम O2 का लें 293 केल्विन पे 34.86 मिलेगा। अगर हम N2 का लें 303 केल्विन पे तो क्या मिलेगा, 88.84 मिलेगा, ठीक है। अगर हम मीथेन का लें 298 केल्विन पे तो 0.413 मिलेगा, ठीक है। और इसका वो क्या होता है, यूनिट ऑफ KH क्या हो जाएगा, यूनिट क्या होगा, बार, ये होगा क्या, केल्विन बार होगा, केल्विन बार होगा, ठीक है। KH की वैल्यू क्या होगी, केल्विन बार। टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में है, ठीक है, तो ये टेम्परेचर बता देगा, प्रेशर टेम्परेचर रहता है, ये बार के साथ प्रेशर आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी हमें पता चल जाएगी। चलिए अब देखिए, जब हेनरी लॉ था ना, उसमें भी उसके भी कुछ लिमिटेशंस थे। जब लिमिटेशंस मैं पढ़ रहा हूँ जस्ट सुनिएगा। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट हेनरी लॉ इज वैलिड इफ pressure is low. At high pressure the law becomes less accurate and the proportionality constants show considerable variation. अब क्या होता है कि अगर लो टेम्परेचर पे करते हैं हम कोई एक्सपेरिमेंट तो हेनरी लॉ उसके लिए वैलिड है, हेनरी लॉ लो टेम्परेचर के लिए वैलिड है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं एक्सट्रीमली, ठीक है, अगर मान लीजिए हम थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, कंसिडरेबल, यानी कुछ उसके जो KH की वैल्यू है उसमें वेरिएशन मिलेगा। और क्या करना पड़ेगा, मतलब वो वैल्यू क्या होगा एकदम, मतलब हम उस वेरिएशन को हम ले सकते हैं, नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इतना वो वेरिएशन रहता है, ठीक है। दूसरा, द टेम्परेचर इज नॉट टू लो। अब क्या, टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम हो रहा था तो भी हमें वेरिएशन दिख रही थी, ठीक है। द गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल। अब क्या, गैस को क्या हाईली सॉल्युबल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। गैस अगर हाईली सॉल्युबल है तो भी हमें KH की वैल्यू के ऊपर असर मिल रहा था। द गैस नाइदर रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट और डिसोसिएट विद एसोसिएट इन द सॉल्वेंट। अब क्या हो सकता था कि केमिकली डिसोसिएशन भी नहीं पॉसिबल था, डिसोसिएशन भी नहीं हो सकता था उसका, तब ये हेनरी लॉ फॉलो करता। अगर नहीं करता था नहीं करता था। अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग टाइप पे अलग अलग KH की वैल्यू आ रही थी। बहुत ज़्यादा कर रहे थे तो अलग वैल्यू, बहुत कम कर रहे थे तो अलग वैल्यू, ठीक है। बहुत अगर ज़्यादा सॉल्युबल है सॉल्वेंट के साथ गैस तो क्या, तो भी अलग दे रहा था। तो ये सब कुछ ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशंस थे हेनरी लॉ के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ना कि हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस क्या हैं, वेयर वी डू अप्लाई हेनरी लॉ, ठीक है। हेनरी लॉ को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वो कैसे कैसे क्या क्या कर सकता है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।